आखिर क्यों वेद ने सोनिया से शादी करने से इनकार कर दिया। वह ठीक उसके सामने से गुजरी थी। एक कदम अचानक उसके मन में बेचैनी सी हो गई थी। उसने शायद उसे देख लिया था, लेकिन फिर भी अनदेखा करके वह पल भर में उसके नज़दीक से निकल गई, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ उसके लिए, या फिर कोई जान पहचान ही ना रही हो हमारी कभी, जैसे कभी हम कभी मिले ही ना हो, या फिर मेरा कोई अधिकार ही ना हो उस पर। खैर, अधिकार अब मेरा नहीं रहा उस पर कि मैं उसे आवाज़ देकर रोक भी सकूं और पूछूं कि कैसी हो तुम और क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन उसने भी तो बात करना ज़रूरी नहीं समझा। क्या पता इस तरह आमने सामने से गुजरने पर भी उसे लग रहा हो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो उसने। मन ही मन सोच रही होगी कि कहाँ से मेरा मुंह देख लिया उसने। पूरा दिन खराब हो गया होगा उसका तो। यही यही वह लड़की थी जो अब किसी के घर की बहू और पत्नी भी थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ वह पल जब वह मुझसे पहली बार मिली थी। यह वही थी, प्यारी सी भोली भाली लड़की जो कॉलेज के दिनों में मुझसे मिलने के बहाने ढूंढती रहती थी। मुझे देखे बिना उसे चैन भी नहीं आता था। हम कभी पार्क तो कभी कैंटीन में तो कभी सिनेमा हॉल में मिलते थे। धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियां प्यार में बदलने लगी थी, मानो हमारे पंख लग गए हो। हम उड़ने लगे थे, आसमान की सैर करने लगे थे। जब भी मौका मिलता तो घंटों मोबाइल पर बातें होने लगती। रात भर एक दूसरे को मैसेज भी किया करते। हम दोनों दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए रहते, प्यार की दुनिया में। तब समय ही कुछ ऐसा था। कितना हसीन था वह समय। उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। सब दीवाने थे कॉलेज के लड़के उसके, लेकिन वह सिर्फ मेरे साथ थी, सिर्फ मेरी थी। वह सिर्फ मुझसे बेइंतहा प्रेम करती थी। मैं भी उसे देखा करता था, लेकिन मेरे देखने से क्या होता है। ताजमहल को भी तो सभी देखते हैं। बात तो तब हो जब वह मुझे देखे। बात तब की है जब कॉलेज शुरू हो चुका था। वो फर्स्ट ईयर में थी और मैं सेकेंड ईयर में था। जैसा कि रिवाज होता है कि कॉलेज में नए आए स्टूडेंट्स की खिंचाई होती है, तो उसके साथ भी उस दिन खिंचाई ही हो रही थी, और करने वाले भी मेरे साथ के ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। उस समय तब यह नहीं पता था कि आगे जाकर छात्रों को परेशान करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना एक गंभीर अपराध बन जाएगा और इसे बंद कर दिया जाएगा। आज के ज़माने में उसे रैगिंग कहते हैं। मैंने देखा था कि कुछ लड़कों के घेरे में वह अकेली लड़की खड़ी थी और उससे न जाने क्या क्या बातें कही जा रही थी करने के लिए। कोई कहता है कि मुझे आई लव यू बोलकर दिखाओ, तो कोई कहता है कि एक डांस करके दिखाओ। तभी एक लड़का कहता, यह लो बियर की बोतल और इसे 1 मिनट में ख़त्म करके दिखाओ। लेकिन उसने कोई भी काम करने से मना कर दिया। इतने में वहाँ खड़े लड़कों को गुस्सा आ जाता है। वो उसे ज़बरदस्ती बियर पिलाने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बस खड़ी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी मैं वहाँ आकर कहता हूँ कि जाने दो यार, बहुत हो गया। लेकिन वह मेरी बात नहीं मानते हैं और उसे ज़बरदस्ती बियर पिलाने लगते हैं। यह नज़ारा देख सभी का बहुत मनोरंजन हो रहा था। सब बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और इस पल का आनंद ले रहे थे, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे यह बात बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि बियर पीने के बाद उसे चक्कर आने लगता है, तो वह जमीन पर गिर जाती है। तो मैं दौड़ा दौड़ा उसकी तरफ जाता हूँ। तब तक वहाँ खड़े सभी लड़के लड़कियाँ जा चुके थे। मैं उसे तुरंत अपनी गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गया। फिर उसके मोबाइल से उसके घर का नंबर निकालकर उसके पिताजी को इस पूरे मामले के बारे में बताया। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसके पिताजी तो शहर के बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं। उसके पिताजी ने इसकी खबर पुलिस को भी दे दी। उसके पिताजी के पास बहुत ही धन, बल और राजनीति से भी जुड़े थे। उन्होंने कॉलेज की ईंट से ईंट हिला दी। जिन लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की थी, अब वह डर के मारे कांपने लगे थे कि वह उन्हें कॉलेज से ना निकाल दे। इसलिए वह तुरंत उससे माफ़ी मांगने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो मामला शांत हुआ। उसके पिताजी ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मुझे कुछ पैसे भी दिए। जब बड़े लोग अपने से छोटे लोगों का एहसान मानते हैं, तो उन्हें शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे दे देते हैं, यह कह के कि यह लो हमारी तरफ से प्यार है, मना मत करना। मैं वह पैसे लेने से मना नहीं कर पाया।
क्योंकि इतने बड़े लोग थे वो कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उनके सामने कि मैं उन्हें मना कर पाता। मैंने नहीं सोचा था कि वह लड़की इतने बड़े घर की होगी। उसके पिताजी करोड़पति थे, आलीशान बंगला, गेट पर नौकर चाकर, घर के बाहर लाइन से खड़ी महंगी चमचमाती हुई गाड़ियाँ। मैं उसके पिता की हैसियत देखकर दब गया था। अगर कॉलेज के उन लड़कों को पहले से पता होता कि वह शहर के बहुत ही बड़े उद्योगपति की बेटी है तो वह ऐसी हरकत उससे कभी ना करते, बल्कि उससे दोस्ती करने की भरपूर कोशिश करते। लेकिन उसने सिर्फ मुझे देखा था, उस नज़र से जिस नज़र से उस उम्र में हर कोई चाहता है आपको देखना। जब अस्पताल से ठीक होकर वो आई तो मैं कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वह मेरे पास आकर मेरे दोस्तों से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि आप हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। मेरे दोस्त शर्मिंदा होकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वह कहती है, हेलो, मैं सोनिया हूँ। उसने हाथ बढ़ाया था। मैं वेद हूँ, मैंने भी हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों के हाथ मिले, आंखें चार हुई और धड़कनों की गति बढ़ने लगी। इस तरह हम दोनों की मुलाकातें होती रही। कुछ मुलाकातों के बाद हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। हाथ मिलाने से लेकर गले मिलने तक का सफर अब तय हो चुका था। एक बार कॉलेज की तरफ से पिकनिक का आयोजन किया गया, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से मैंने पिकनिक में जाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसने मेरे मना करने पर भी फीस जमा कर दी और यह कहकर मुझे वह पिकनिक पर ले गई कि पिकनिक तो एक बहाना है, हम दोनों को साथ रहने का मौका भी तो मिल जाएगा। पिकनिक में जाने के बाद सभी हिल स्टेशन के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे और हम दोनों अपनी ही दुनिया में प्यार मोहब्बत की बातें और जन्मों जन्म साथ रहने के वादे कर रहे थे। एक दूसरे की बाहों में बाहें डालें, हम दोनों एक दूसरे के दिल की गहराइयों में अंदर तक उतर चुके थे। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती हूँ। मैंने कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन इस प्यार का अंजाम तुमने सोचा है क्या होगा? उसने कहा, वही होगा जो सभी प्यार करने वालों का होता है। मैंने कहा, तुम्हें मालूम है ना मेरी हैसियत के बारे में? तो उसने कहा, हाँ तो क्या हुआ? मैंने कहा, यही बात तुम अपने पिताजी से कहकर देखना। उसने कहा, यार, प्यार मैंने किया है, शादी मुझे करनी है, जीवन मेरा है, जीना भी मुझे ही है, तो फिर इसमें मेरे पिताजी का क्या लेना देना? तो मैंने कहा था, यह भी अपने पिता से पूछ कर देखना। तो वह चिढ़ गई थी। फिर मैं उसे मनाने की अपनी सारी कोशिशें करने लगता हूँ। उसे गाने सुनाता हूँ, शेरो शायरियाँ सुनाता हूँ, उससे लिपट भी जाता हूँ, उसके गालों को चूमता भी हूँ, उससे माफ़ी भी मांगता हूँ। तब जाकर वह मानती है और वह खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उस समय वह एकदम स्वच्छ और शीतल पवित्र नदी की तरह लग रही थी। हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, हमारा प्यार बढ़ता गया। कॉलेज में सबको पता चल चुका था हमारे प्यार के बारे में, सब जलते थे हमारे प्यार से। एक दिन सोनिया ने कहा, मुझे अपने घर के लोगों से मिलवाओ। मैं डर गया, क्या सोचेगी वह मेरे घर को देखकर? कहीं मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ाएगी? किससे मिलवाऊंगा घर में? गरीब मोहल्ले में एक दो कमरे का कच्चा मकान, जवानी की दहलीज लांघ चुकी कुंवारी बहन जिसकी शादी दहेज के कारण न हो सकी अब तक, विधवा बूढ़ी माँ जिसके मन में ढेरों बोझ, चेहरे पर झुंझलाहट और मुंह में कड़वे बोल थे। क्या कहेगी माँ कि मेहनत मजदूरी करके पढ़ाने के लिए भेजा और बहन की शादी करने के बजाय खुद इश्क कर रहा है, अपनी शादी की योजना बना रहा है। खैर, सोनिया नहीं मानी। मैं उसे घर ले आया। वह बहन से मिली, माँ से मिली, प्यार से बातें हुई, चाय नाश्ता भी हुआ। लेकिन सोनिया के जाने के बाद माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन खफा खफा सी नज़र ज़रूर आई। उनका अनकहा मैं समझ गया। मुझे नौकरी तलाश करके घर चलाना है, मुझे हर हाल में बहन की शादी करनी है, यह मेरा दायित्व है। बाकी सब बाद में। पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी के फॉर्म भी भर रहा था, तैयारी भी कर रहा था नौकरी की, लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी, असफलता। घर में घुटन सी होती थी, पढ़ाई से मन हटने लगा था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ न था। मेरे पास एक सीधा साधा यह रास्ता था
कि मैं सोनिया से शादी करके घर जमाई बनकर अपनी गरीबी से मुक्ति पा लेता, लेकिन आत्मसम्मान आड़े आता रहा था। सोनिया करोड़पति पिता की इकलौती बेटी थी। वह प्यार के खुमार में महल से झोपड़े में आने को तैयार थी। वह मुझे झोपड़े से महल में ले जाने को भी राजी थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं कैसे एक कलकल बहती पावन शुद्ध साफ नदी का रुख मोड़कर उसे अपनी गरीबी के दलदल में ले आऊं। कितने दिन रह पाएगी वह यहाँ? कैसे उन अभावों को सह पाएगी? क्यों लूं मैं उससे इतनी बड़ी कुर्बानी? कैसे मैं उसके घर जाकर अपने ज़मीर को मारकर उसकी अमीरी में अपना मुंह छुपा लूं? क्या सोचेगी मेरी बूढ़ी माँ, जिसके पास पूंजी के नाम पर सिर्फ मैं था? तुम्हारी समस्या क्या है? सोनिया ने पूछा। मैं सब में राजी हूँ। या तो तुम निकलो अपनी गरीबी से, या फिर मुझे ले चलो अपनी गरीबी में। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जगह जो भी हो, महल हो या झोपड़ी, जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम्हारे बिना मुझे महल स्वीकार नहीं। मैं चुप रहा। तुम बोलते क्यों नहीं? सोनिया ने झंझलाकर कहा। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। मुझे समय चाहिए। समय का काम है गुजरना। समय गुजरता रहा। कॉलेज पूरा हो चुका था। मैं नौकरी के लिए प्रयास करता रहा। सफलता तो जैसे मेरी दुश्मन थी। सोनिया मुझसे मिलती रहती, फ़ोन पर बात करती रहती। गुजरते वक्त के साथ मैं टूट रहा था और सोनिया शादी की जिद पर अड़ी थी, जो कि उसके प्यार का हक भी था। सोनिया का कॉलेज भी समाप्त हो चुका था। मेरी दुविधा को खत्म करने के लिए सोनिया ने अपने पिता से बात की। एक दिन सोनिया ने कहा, पापा ने घर पर बुलाया है, उन्हें कुछ बात करनी है। मैं उस विशाल कोठी के सामने खड़ा था। दरबान ने हिराकत के भाव से गेट खोला। विदेशी कुत्ते भौंक रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी गरीबी को धुतकार रहे हो। विशाल कोठी के बाहर सोनिया के पिता बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मैं पहुंचा। उन्होंने बैठने को कहा। उन्होंने नौकर को इशारा किया। नौकर फौरन चाय लेकर आ गया। उन्होंने नौकर को जाने को कहा। अब मैं इस विशाल व्यक्तित्व के सामने खौफ खाए बैठा था। मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं अपनी औकात से वाकिफ था। उन्होंने अपनी रोबदार आवाज़ में कहा, क्या चाहते हो? जी कुछ तो नहीं, मैंने अचकचाकर कहा। लेकिन सोनिया से शादी करने की हिम्मत है? घर जमाई बन सकते हो? मैंने कहा, जी नहीं। फिर आगे क्या सोचा है? मैं चुप रहा। शादी तुम कर नहीं सकते, नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही, घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए जीवन गुजर जाएगा। मेरी बेटी का क्या होगा? उसे मना कर दो। क्यों उसका वक्त बर्बाद, मेरा मतलब जीवन खराब कर रहे हो? मैं फिर चुप रहा। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा चुका है वेद। चलो एक समझौता करते हैं। सौदा चाहो तो सौदा समझ लो। मैं नजरें झुकाए शांत बैठा था। एक नज़र सोनिया के पिता को देखता और फिर नजरें झुका लेता। मैं अपने दोस्त की कंपनी में तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, अच्छी तनख्वाह है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए लोन भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें सोनिया को छोड़ना होगा। मुझे नौकरी मिल गई, बहन की शादी के लिए पैसा भी मिल गया। बूढ़ी माँ का बोझ उतर गया। जब सोनिया ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, उसने अपनी जिम्मेदारी और प्यार में से जिम्मेदारी को चुन लिया है। तुम उसे भूल जाओ। न वह घर जमाई बनकर रहने लायक है और ना ही वह वैसा दामाद है जैसा मुझे चाहिए था, पूर्ण समर्पित तुम्हारे प्रति। वह वैसा नहीं है और ना ही वह तुम्हें अपनी गरीबी में रखने को राजी है। तुम रह भी नहीं पाओगी, वह जानता है। एक दिन सोनिया मेरे पास आई। उस दिन वह बहुत गुस्से में थी और उसने सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। क्यों किया था तुमने मुझसे प्यार? क्यों किए थे तुमने वो झूठे वादे? तुम फरेबी निकले। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में जिस लड़के ने मुझे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाने की हिम्मत दिखाई थी, आज वह दिलेर लड़का बेकारी और कर्तव्यों के बोझ से इतना दब जाएगा कि अपने प्यार से बचकर भाग निकलेगा। मैं चुप रहा तो मेरी चुप्पी ने उसे तोड़ दिया। वह कलकल बहती पवित्र नदी का शुद्ध जल आज मेरी चुप्पी से रुक सा गया था, मानो किसी बड़े बांध में बंधकर उसका प्रवाह रुक गया हो। तुमने मेरा सौदा कर दिया, मुझे बेच दिया अपने कर्तव्यों की आड़ में। मुझे कॉलेज की रैगिंग के वे कहे वह अपमान उतना भारी नहीं लग रहा था जितना आज तुम्हारी खामोशी लग रही है। वह कहती जा रही थी, मैं चुपचाप सुनते जा रहा था। तुम अपनी गरीबी, अपनी जिम्मेदारियों
अपनी बेकारी में अपने प्यार को हार चुके हो। और वह चली गई। आज वर्षों बाद जब सोनिया इतने नज़दीक से अचानक से यूं गुजर गई मानो मैं उसके लिए दुनिया से गुजर गया हूँ, या शायद दुनिया का सबसे गया गुजरा व्यक्ति था। तभी तो उसने पल भर के लिए रुकना भी नहीं चाहा, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा उसने। उसके पीछे उसका पति भी था, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। अमर ने जब मुझे देखा तो वह रुक गया, बोला, अरे वेद, तुम यहाँ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अपनी बताओ, मैंने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? अमर ने पूछा। भाई अमर, मैं यहाँ सिसोदिया से मिलने आया था, पॉलिसी के संबंध में, वरना इस बड़े और महंगे होटल में मेरी क्या औकात है आने की। वह हंसने लगा। मैं ही सिसोदिया हूँ, मैंने ही बुलाया था। मैं भौचक्का हो गया और कहा, तुम तो अमर गुप्ता हो ना, क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे तुम? उसने मेरी बात काट कर कहा, चलो कॉफ़ी पीते हुए बातें करते हैं। मैं एजेंट था, क्लाइंट के पीछे चलना मेरी मजबूरी थी, मेरी रोजी रोटी थी। अमर ने कॉफ़ी मंगवाई। तब तक मैंने फॉर्म भी निकाल लिया। मैं उसके बताए अनुसार फॉर्म भरता गया। नॉमिनेशन में सोनिया सिसोदिया का नाम आते ही पल भर के लिए मेरा हाथ रुक गया। उसने हंसते हुए बताया, तुम्हारी चुप्पी से सोनिया कटी पतंग की तरह हो गई थी। मैं भी मध्यम वर्ग का था, मुझे भी पैसा, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। मैं ये समझ लो कि उस कटी पतंग को मैंने लूट लिया। तुम्हारे जाने के बाद मैं उसके जीवन में आ गया, उसे प्रेम, दिलासा, अपनापन दिया, उसका दिल बहलाया और उसे अपना बना लिया। वह पहले से टूटी हुई थी, इसलिए मुझसे जल्दी जुड़ गई। उसके पिता ने शर्त रखी कि तुम्हें घर जमाई बनना होगा और अपना सरनेम भी चेंज करना होगा। जिस चीज़ की मुझे ख्वाहिश थी वह मुझे मिल रही थी, इसलिए मुझे अपना सरनेम चेंज करने में कुछ बुरा नहीं लगा। मैं मान गया उसके पिता की शर्तों को, और मैं जो चाहता था वह मुझे मिल गया। मैं पूरी तरह सिसोदिया होकर सोनिया और उसके पिता के कहने पर चलने लगा। आज मैं सिसोदिया सेठ हूँ। हमारी बातें चल रही थी, तभी वहाँ सोनिया आ गई। उसने मुझे उछलती हुई निगाहों से देखा था। मैंने उसे देखकर पहलू बदला। उसने कुछ भी पीने से इनकार कर दिया और अमर से पूछा, ये यहाँ कैसे? बहुत दिनों से पॉलिसी लेने के लिए फ़ोन कर रहा था। यह मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन मैं पहचान गया। मैंने सोचा चलो दोस्त की मदद हो जाएगी। सोनिया ने व्यंग से कहा, कैसे पहचान पाते? तुमने अपनी जात ही बदल ली। फिर हंसते हुए कहने लगी, प्रेम तो कोई तुमसे करना सीखे। प्रेम में क्या जाति, क्या धर्म, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बदल नहीं पाते। अमर ने कहा लगाया। इस हंसी में अपना अपमान भी छुपा रहा था। फिर सोनिया ने मुझसे पूछा, वेद, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है। सोनिया ने कहा, मेरा मतलब तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, अपनी जिम्मेदारियों के चलते मैंने अभी तक शादी नहीं की। बहन के अच्छे घर में शादी न हो पाने की वजह से वह हमारे साथ ही रहती है और मैं उसके 2 बच्चों को संभाल रहा हूँ। मैंने सुपरवाइजरी की नौकरी छोड़ दी। वह नौकरी मुझे एहसान लगने लगी थी। किसी का कर्ज, किसी का सौदा। फिर LIC में एजेंट बन गया। अब दिन रात ग्राहक तलाशता रहता हूँ। सोनिया की आंखें भर आई। फिर आंसुओं को रोकते हुए उसने कहा, जो लोग जिंदगी में सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो लोग हिम्मत जुटाने में असहज महसूस करते हैं, उनका जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता है। तभी अमर को लगता है कि कहीं उनका पुराना प्रेम फिर से रफ्तार ना पकड़ ले, तो वह कहता है, चलो अब बहुत देर हो गई, अब चलते हैं। चलो सोनिया, अमर ने उठते हुए कहा। वेद अपनी फाइल और कागजात समेटने लगता है। अमर और सोनिया बाहर निकल गए। सोनिया ऐसे चल रही थी अमर के साथ मानो अंत में हर नदी का अंजाम ही खारे सागर में मिलना होता है। उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। वेद की एक चुप्पी ने सोनिया के जीवन में ऐसा बांध बना दिया कि उसे फिर से कलकल करते बहने के लिए किसी समर रूपी सागर में पनाह लेनी पड़ी। यह जानते हुए भी कि अमर ने शादी उसकी दौलत की खातिर की है। गंगोत्री की गंगा खारे पानी में मिलकर विलीन हो चुकी थी। उसकी सोनिया अब मर चुकी थी। सोनिया के मरने में उसका भारी योगदान था। वेद की सोनिया, अमर की सोनिया, अब वह पहले जैसी नहीं रही थी।
बहुत बदलाव आ गया था उसमें, सिर्फ मेरी वजह से। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।